नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ITI एग्जाम सॉल्यूशंस में। दोस्तों हम PGCIL का मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम फर्स्ट 30 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बाकी सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमैग्नेटिक मटेरियल। निम्नलिखित में से कौन सा प्रति चुंबकीय पदार्थ है। दोस्तों 3 तरीके के मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। एक होता है फेरोमैग्नेटिक, सेकंड वन इज पैरामैग्नेटिक एंड थर्ड वन इज डायमैग्नेटिक मटेरियल। दोस्तों फेरोमैग्नेटिक वो मटेरियल होते हैं जो मैग्नेट से काफी ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ये हाईली अट्रैक्टिंग मटेरियल होते हैं। और पैरामैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेट से अट्रैक्ट तो होते हैं, लेकिन उतना नहीं होते हैं, उतनी स्ट्रांगली नहीं होते हैं जितना फेरोमैग्नेटिक होते हैं। लेकिन डायमैग्नेटिक के केस में प्रॉपर्टी ही बदल जाती है। जब हम मैग्नेटिक फील्ड लेके आते हैं, ये अट्रैक्ट की जगह उसे रिपल करते हैं, यानी कि पुश की जगह उसे पुल करते हैं, तो वो कहलाए जाते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल। और डायमैग्नेटिक मटेरियल कुछ एग्जांपल हैं, मरकरी, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड, सिलिकॉन एंड वाटर। तो ये कुछ एग्जांपल है दोस्तों डायमैग्नेटिक मटेरियल के। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32 है, द आर्किंग कंटैक्ट इन अ सर्किट ब्रेकर इज मेड अप ऑफ। परिपथ वियोजक में आर्कन संपर्क डैश का बना होता है। दोस्तों आर्किंग कॉन्टैक्ट कॉपर, टंगस्टन और आई के बने होते हैं, क्योंकि इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसमें घिसाव भी कम होता है, इसकी कंडक्टिविटी भी अच्छी होती है। तो इसी कारण से हम जो कॉन्टैक्ट होता है सर्किट ब्रेकर का, आर्किंग कॉन्टैक्ट होता है, उसे हम कॉपर, टंगस्टन और से बनाते हैं। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33 है, कम्यूटेटर ऑफ डीसी मशीन आर जनरली मेड ऑफ। डीसी मशीन में द्वितीय परिवर्तक सामान्य रूप से किससे बने होते हैं। दोस्तों पहली बात तो कम्यूटेटर करता क्या है, ऑलरेडी हमारी डीसी मोटर की एक सीरीज चल रही थी, उसमें हमने डिस्कस करा था कि कम्यूटेटर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। और करंट को कलेक्ट कौन करता है, करंट को ब्रश कलेक्ट करता है डीसी मशीन के केस में। और कम्यूटेटर बना किससे होता है, कम्यूटेटर बेसिकली कॉपर से बना होता है, क्योंकि कॉपर की कंडक्टिविटी अच्छी होती है, हाई कंडक्टिविटी, इसका रेजिस्टेंस कम होता है, लो रेजिस्टेंस, इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है, गुड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, और इसमें अच्छे से हीट डेसिपेशन भी हो पाता है। ये ऑलरेडी दोस्तों हम डिस्कस कर चुके हैं डीसी सीरीज क्वेश्चंस में। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं, वो वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। सो फिलहाल इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34 है, विच कंपोनेंट मेक एन ऑनलाइन यूपीएस डिफरेंट फ्रॉम ऑफलाइन यूपीएस। कौन सा घटक ऑनलाइन यूपीएस को ऑफलाइन यूपीएस से अलग बनाता है। दोस्तों ऑनलाइन यूपीएस और ऑफलाइन यूपीएस में क्या अंतर होता है, पहले तो थोड़ा उसे समझ लेते हैं। दोस्तों ऑनलाइन यूपीएस और ऑफलाइन यूपीएस में केवल एक ही अंतर है। ऑनलाइन यूपीएस में जो स्विचिंग होती है लाइट की, वो काफी स्मूथ होती है, यानी कि इनकेस अगर लाइट जाती है तो आपको अंदाजा भी नहीं लगेगा कि लाइट गई। लेकिन ऑफलाइन यूपीएस में ये स्विचिंग इतनी फास्ट नहीं होती है, इसमें कुछ 5 से 10 मिलीसेकंड का गैप रहता है। तो पहले क्या होता है, लाइट जाती है तो आपको बल्ब एक बार बुझता हुआ दिख जाएगा, लेकिन ऑनलाइन यूपीएस में ऐसा नहीं होता है। तो यही एक मेन डिफरेंस है, क्योंकि ऑनलाइन यूपीएस के लगा होता है स्टैटिक स्विच। स्टैटिक स्विच का काम यही है, ये जो पावर को इंस्टेंट ट्रांसफर कर देता है विदाउट एनी इंटरप्शन। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35 है, द करेक्ट वोल्टेज इक्वेशन ऑफ द बिलो सर्किट इज। हमें इस सर्किट की वोल्टेज इक्वेशन को निकालना है। दोस्तों मान लेते हैं कि जो करंट की डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। तो आप ऐसा मान के चलिए कि V1 में करंट कैसे फ्लो करेगा, यहाँ से फ्लो करेगा। तो पहला जो पॉइंट आ रहा है यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, तो ये पॉजिटिव से एंटर हुआ, नेगेटिव की तरफ गया, तो ये हो जाएगा प्लस V1। दोबारा यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, V4 में देखें तो पहले नेगेटिव में एंटर कर रहा है, पॉजिटिव में जा रहा है। तो हम पहले पॉइंट को कंसीडर करेंगे कि पहला पॉइंट कौन सा है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट नेगेटिव है, तो हम यहाँ पे नेगेटिव लिख देंगे। देन अगेन इसने पॉजिटिव से स्टार्ट करा और नेगेटिव पे एंड करा, तो ये हो जाएगा प्लस V2। और V3 की बात करें तो फिर से यहाँ पे नेगेटिव एंड देन पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा माइनस V3। तो पूरा सर्किट हमने कंप्लीट कर दिया। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी दोस्तों, पॉजिटिव को एक साइड रखते हैं, नेगेटिव को एक साइड रखते हैं। तो V1 प्लस V2 इक्वल्स टू, हम नेगेटिव को 0 के इस साइड लेके गए तो कितना हो जाएगा, V4 प्लस V3। तो ये इक्वेशन बन के आएगी दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, डिटरमाइन द पीक वैल्यू इन एम्पेयर ऑफ द करंट यूज्ड बाय अ मोटर रेटेड एट 220 वोल्ट 30 एम्पेयर। 220 वोल्ट 30 एम्पेयर पर रेटेड मोटर द्वारा उपयोग की जाने वाली धारा का शिखर मूल्य निर्धारित करें। दोस्तों आरएमएस वैल्यू होती है 0.707 ऑफ पीक वैल्यू, और पीक वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, वो हो जाएगी आरएमएस वैल्यू अपॉन में 0.707। यहाँ पे आरएमएस करंट कितना दिया हुआ है 30 एम्पेयर, तो 30
एम्पेयर डिवाइड में 0.707, तो पीक करंट कितना आ जाएगा 42.4 एम्पेयर। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37 है बेसिकली विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर आर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। मूल रूप से निम्नलिखित में से कौन सी मोटर स्वयं प्रारंभिक नहीं होती हैं। दोस्तों ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, एक सिंगल फेस मोटर और दूसरा सिंक्रोनस मोटर, दोनों ही मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, क्योंकि सिंगल फेस मोटर में दोस्तों जो टॉर्क डेवलप होता है वो इक्वल और अपोजिट होता है, तो प्लस माइनस हुआ तो ये क्या हो जाएगा, जीरो टॉर्क डेवलप हो रहा है, तो रोटेशनल टॉर्क यहाँ पे जीरो रहता है। और सिंक्रोनस मोटर को भी दोस्तों एक एक्सटर्नल पावर सोर्स की जरूरत होती है, जैसे कि डैम्पर वाइंडिंग, टू मेक इट सेल्फ स्टार्टिंग मोटर, क्योंकि इसमें भी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ठीक से जनरेट नहीं हो पाता है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38 है कैलकुलेट द ओवरऑल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ हाइड्रोलिक पावर प्लांट इफ हाइड्रोलिक एफिशिएंसी एंड इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी इज 0.8 एंड 0.7 रिस्पेक्टिवली। यदि द्रव चालिता दक्षता और विद्युत दक्षता क्रमश 0.8 और 0.7 है, एक द्रव चालित शक्ति संयंत्र के कुल दक्षता क्या होगी। दोस्तों ओवरऑल एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है हाइड्रोलिक एफिशिएंसी मल्टीप्लाई में इलेक्ट्रॉनिक एफिशिएंसी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस फॉर्मूले को आप याद में रखना, बस आपको अब वैल्यू को पुट करना है। यहाँ पे हाइड्रोलिक एफिशिएंसी 0.8 दे रखी है, इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी हमें 0.7 दे रखी है, तो 8 × 7 56 होता है, पॉइंट लगा रखा है, तो 0.56 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख के ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39 है विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज मोस्ट सुटेड फॉर ड्राइविंग अ क्लॉक। निम्नलिखित में से कौन सी मोटर एक घड़ी को चलाने के लिए सबसे उपयुक्त मोटर है। देखिए दोस्तों एक घड़ी को चलाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है। एक तो मोटर एक्यूरेटली रोटेट करे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मोटर कभी तेज रोटेट कर रही है कभी स्लो रोटेट कर रही है, ऐसे में आपको जो रीडिंग मिलेगी, जो टाइम देखने को मिलेगा, वो हमेशा आपको गलत टाइम ही घड़ी दिखाएगी। और इसकी पावर कंजप्शन भी लो रहनी चाहिए कि हम बार बार कहीं बैटरी सेल को ना चेंज करें, और इसका ऑपरेशन भी काफी स्मूथ होना चाहिए, क्वाइट होना चाहिए। कौन सी मोटर ऐसा कर सकते हो जो काफी एक्यूरेट हो, उसका पावर कंजप्शन भी लो हो और काफी स्मूथली वर्क करे, वो होती है हमारी सिंक्रोनस मोटर, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर की स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहती है और इसकी एक्यूरेसी भी काफी अच्छी रहती है, इसमें पावर कंजप्शन भी काफी कम रहता है और इसका ऑपरेशन भी काफी स्मूथ रहता है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 40 है ACSR कंडक्टर हैविंग 7 स्टील स्ट्रैंड्स सराउंडेड बाय 25 एल्यूमिनियम कंडक्टर विल बी स्पेसिफाइड एज। 25 एल्यूमिनियम चालकों से घिरे 7 इस्पात लड़ों वाले ACSR चालकों को डैश के रूप में निर्देशित किया गया है। दोस्तों ACSR कंडक्टर को A/S/D द्वारा निर्देशित किया जाता है। इसमें A होता है एल्यूमिनियम स्ट्रैंड, S होता है स्टील स्ट्रैंड एंड D होता है डायमीटर ऑफ ईच स्ट्रैंड। अगर एक ACR कंडक्टर में 7 स्ट्रैंड है और 25 एल्यूमिनियम कंडक्टर है, तो उसको स्पेसिफाई करा जाएगा दोस्तों 25/7 से, क्योंकि दोस्तों ACSR कंडक्टर इंडिकेट करता है नंबर ऑफ एल्यूमिनियम कंडक्टर अपॉन में नंबर ऑफ स्टील स्ट्रैंड। तो एल्यूमिनियम कंडक्टर दोस्तों कितने थे, 25 थे, स्ट्रैंड कितने थे, 7 थे, तो 25/7 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज ऑफ अ साइनसोइडल वेव व्हेन द टाइम पीरियड इज 20 मिलीसेकंड। एक साइनसोइडल तरंग की आवृत्ति हर्ट्ज में क्या होगी जब समय अवधि 20 मिलीसेकंड है। दोस्तों फ्रीक्वेंसी होता है 1/टाइम, मिलीसेकंड है तो ये कितना हो जाएगा 1/20 × 10⁻³ इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 50 हर्ट्ज। सो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 42 है डिटरमाइन द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट इन एम्पियर व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन गिवन है यहाँ पे इफ द वैल्यू ऑफ t इज 3 सेकंड। प्रत्यावर्ती धारा का तत्कालिक मान निर्धारित करें यदि t का मान 3 है। दोस्तों इस स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है करंट की, I = Im sin ω/t ± phi, और हमें गिवन क्या है इक्वेशन tan sin 25t - 15 एम्पेयर, तो मैक्सिमम करंट कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे टाइम की वैल्यू कितनी गिवन है, यहाँ पे टाइम की वैल्यू दोस्तों 3 गिवन है, तो इसको हम इस इक्वेशन में टाइम की वैल्यू डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा tan sin 25 × 3 - 15, तो tan sin 25 × 3 75 - 15, तो दोस्तों ये हो जाएगा tan sin 60। और sin 60 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, sin 60 की वैल्यू होती है दोस्तों 0.86, तो ये हो जाएगा दोस्तों 8.66 एम्पेयर। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 43 है एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी द इम्पीडेंस ऑफ अ सीरीज रेजोनेंट सर्किट इज। अनुनाद आवृत्ति पर एक श्रृंखला अनुनाद परिपथ की प्रतिबाधा डैश होती है। दोस्तों जब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की कंडीशन आती है तो एक चीज याद रखना, इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल हो जाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस के, तो ये होती है
है इक्वेशन एक इम्पीडेंस सर्किट की, क्योंकि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात चल रही है तो XL XC के बराबर हो जाएगा, तो ये बचेगा R स्क्वायर प्लस XC माइनस XC का होल स्क्वायर। इससे ये कट जाएगा, 0 बचेगा, तो बचेगा Z इक्वल्स टू R स्क्वायर का अंडर रूट और Z इक्वल्स टू R, तो ये बचेगा दोस्तों। इसका मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में इम्पीडेंस रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। तो इस केस में दोस्तों इम्पीडेंस आपका मिनिमम होगा, क्योंकि केवल बचा है रेजिस्टेंस। अगर मान के चलिए रेजोनेंस कंडीशन नहीं होती तो XL की कुछ वैल्यू होती या XC की कुछ वैल्यू होती, तो ये वैल्यू रेजिस्टेंस के साथ ऐड हो जाती, तो वैल्यू कुछ ज्यादा आती। पर इसमें से अब क्योंकि कोई भी चीज बची नहीं है, केवल रेजिस्टेंस बचा है, तो ऑब्वियस सी बात है जो वैल्यू निकल के आएगी वो मिनिमम वैल्यू निकल के आएगी। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, इन स्टार कनेक्शन द फेज करंट इज डैश एज दी लाइन करंट। स्टार संयोजन में फेज धारा लाइन धारा की डैश होती है। दोस्तों इसमें एक चीज याद रखना, फेज करंट पूछा है, लाइन करंट नहीं पूछा है। और स्टार कनेक्शन में फेज करंट और लाइन करंट सेम रहते हैं, लेकिन स्टार में लाइन वोल्टेज दोस्तों √3 टाइम होता है फेज वोल्टेज के। क्योंकि यहाँ पे करंट पूछा है तो करंट क्या है, लाइन करंट के सेम रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, एनर्जी मीटर फॉल इनटू कैटेगरी ऑफ। ऊर्जा मीटर डैश की श्रेणी में आते हैं। ऊर्जा मीटर दोस्तों इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, क्योंकि इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टोटल क्वांटिटी ऑफ पावर को मेजर कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों गैल्वेनोमीटर हो गए, एमीटर हो गए, ये रियल टाइम रीडिंग देते हैं, लेकिन ये पावर की रीडिंग देता है या एनर्जी कंजप्शन की रीडिंग देता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हमने कितने समय में कितनी बिजली खर्च करी, ये हमें एनर्जी मीटर बता देता है। क्योंकि इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, करंट और एक वोल्टेज, तो इन दोनों का इंटीग्रेशन ही एनर्जी मीटर कहलाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 46 है, इन अ मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट द डैम्पिंग टॉर्क इज डेवलप्ड बाय। एक चल कुंडल उपकरण में अवमंदक बला गुण किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। दोस्तों जब पॉइंटर रोटेट होता है इंस्ट्रूमेंट का, तो वो एकदम से रेस्ट पे नहीं आता है, यानी कि वो एकदम से नहीं रुकता है, वो थोड़ा ऑसिलेट करता है, थोड़ा आगे पीछे की तरफ हिलता रहता है, तो इसे बोला जाता है दोस्तों ऑसिलेशन। और इसी ऑसिलेशन को कम करने के लिए या खत्म करने के लिए हम यूज करते हैं डैम्पिंग, ताकि जो पॉइंटर हिल डुल रहा है उसको हम रोक सकें। तो 3 तरह की यहाँ पे डैम्पिंग का इस्तेमाल हो सकता है। एक होती है हमारी एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, दूसरी होती है एडी करंट डैम्पिंग, एंड थर्ड वन इज फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट में हम यूज करते हैं एडी करंट डैम्पिंग का। एडी करंट डैम्पिंग का नियम क्या होता है, जब एक चालक एक चुंबकीय क्षेत्र में रोटेट करता है तो ईएमएफ जनरेट होता है, और अगर उस ईएमएफ को एक क्लोज्ड पाथ यानी कि कोई बंद पथ प्रदान किया जाए तो दोस्तों उसके अंदर एडी करंट उत्पन्न होगा या प्रवाहित होगा। और दोस्तों ये एडी करंट क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करता है, एक जिससे एक टॉर्क बनता है, और जो टॉर्क होता है वो इंस्ट्रूमेंट के मोशन को अपोज करता है, ताकि जो डैम्पिंग हो रही है वो डैम्पिंग खत्म हो जाए। इसका काफी लंबा कॉन्सेप्ट है, ऐसे में अगर समझाऊंगा तो आपको ज्यादा क्लियर नहीं हो पाएगा। इसकी भी दोस्तों अलग से क्लासेस हम स्टार्ट करेंगे जल्दी ही। और थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ऐड ऑन कर देता हूँ। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में हम एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का इस्तेमाल करते हैं। फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग का इस्तेमाल हम इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर में करते हैं। एडी करंट डैम्पिंग दोस्तों पीएमसी इंस्ट्रूमेंट में इस्तेमाल होती है, और इसको इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट पे भी इस्तेमाल करा जाता है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 47 है, एज द लोड इज इंक्रीज द स्पीड ऑफ डीसी शंट मोटर व्हील। भार बढ़ने पर डीसी शंट मोटर की गति पे क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों डीसी शंट मोटर एक तरह की कांस्टेंट स्पीड मोटर होती है, यानी कि इसकी गति काफी हद तक स्थिर रहती है दोस्तों। लेकिन जब लोड इंक्रीज होता है या अधिक भार पड़ता है, उस टाइम क्या होता है, मोटर ज्यादा करंट खींचती है, मोटर ड्रॉस मोर करंट, जिसकी वजह से जब ज्यादा करंट खींचेगी दोस्तों तो लॉसेस भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि उस टाइम पावर ज्यादा कंज्यूम होगी। क्योंकि दोस्तों जब पावर इंक्रीज होगी तो आर्मेचर करंट बढ़ेगा, और जब आर्मेचर करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज ड्रॉप भी ज्यादा होंगे, क्योंकि आर्मेचर के अंदर भी थोड़ा रेजिस्टेंस मौजूद रहता है। और दोस्तों एक और कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था आर्मेचर रिएक्शन का, जिसमें आर्मेचर कंडक्टर क्या करता है, अपना ही एक आर्मेचर फील्ड बनाता है जो मेन फील्ड को अपोज करता है, जिसे हम आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। तो जब मोटर में लोड इंक्रीज होगा और जब पावर बढ़ेगी तो फिर आर्मेचर रिएक्शन भी इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से डीसी शंट मोटर में थोड़ी सी स्पीड कम होती है, ज्यादा नहीं, अराउंड 2 to 3% तक की गिरावट आपको डीसी शंट मोटर की स्पीड में देखने को मिलेगी। इससे ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। तो इसी वजह से डीसी शंट मोटर को एक तरीके की कांस्टेंट स्पीड मोटर माना जाता है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन
ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 48 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ एलईडी। एलईडी का निम्नलिखित में से कौन सा एक लाभ नहीं है। देखिए एलईडी का क्या क्या लाभ है, उसमें कोई फिलामेंट नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। एलईडी की लाइफ ज्यादा लंबी होती है, ये भी सही बात है। एलईडी ठंडी रहती है, ये भी सही बात है। एलईडी को आप अगर टच भी कर लें तो आपको कोई भी जलन या गर्मी महसूस नहीं होगी। लेकिन एलईडी में जंग नहीं लगती है, ये अच्छी बात है। फर्स्ट पॉइंट में लिखा है एलईडी में जंग लगती है, नहीं एलईडी में जंग नहीं लगती है और ये इसका कोई एडवांटेज भी नहीं है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, विच टाइप ऑफ डिवाइस इज एससीआर। एससीआर किस प्रकार का उपकरण है। एससीआर की फुल फॉर्म होती है दोस्तों सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, और दोस्तों एससीआर में होती है 4 लेयर, PNPN, ये 4 लेयर होती है इसमें, और इसके 3 टर्मिनल होते हैं। पहला टर्मिनल J1, दूसरा टर्मिनल J2, तीसरा टर्मिनल J3। मतलब एक एससीआर 4 लेयर और 3 टर्मिनल डिवाइस है। P के साथ कनेक्ट होता है हमारा एनोड और N के साथ कनेक्ट होता है हमारा कैथोड। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा एससीआर इज अ 4 लेयर 3 टर्मिनल डिवाइस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, द रेटिंग ऑफ फ्यूज इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन। फ्यूज की रेटिंग डैश में व्यक्त की जाती है। दोस्तों फ्यूज की रेटिंग एम्पेयर में व्यक्त की जाती है, क्योंकि फ्यूज हमें किससे बचाता है, हमें एक्सेसिव करंट से बचाता है। तो ये बेसिकली क्या करता है, ये करंट के फ्लो को इंटरप्ट कर देता है बाय ब्रेकिंग द सर्किट। तो इसी वजह से जो फ्यूज की रेटिंग होती है वो हमेशा करंट रेटिंग पे निर्भर करती है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 51 है, व्हेन अ पर्सन इलेक्ट्रिकली टचेस द लाइव पार्ट ऑफ एन एपरेटस द स्टेप पोटेंशियल इज। जब कोई व्यक्ति किसी उपकरण के विद्युत रूप से सजीव भाग को स्पर्श करता है तो सोपानी विभव स्टेप पोटेंशियल क्या होता है। दोस्तों किसी भी एक फॉल्टी एरिया में 2 तरह के पोटेंशियल जनरेट होते हैं, एक होता है स्टेप पोटेंशियल और दूसरा होता है दोस्तों टच पोटेंशियल। स्टेप पोटेंशियल क्या होता है, मान लीजिए दोस्तों एक सब स्टेशन में कोई फॉल्ट होता है और दोस्तों करंट लीक कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि एक एरिया में पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और होगा और दूसरे एरिया में पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और होगा। इसी को बोला जाता है दोस्तों स्टेप पोटेंशियल, यानी कि दोस्तों एक ग्राउंड पे ही 2 अलग अलग वोल्टेज डिफरेंस बन चुके हैं। अगर कोई पर्सन इस ग्राउंड पे मूव करेगा तो उसकी बॉडी में भी एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अभी क्या है, पोटेंशियल एक समान नहीं है, पोटेंशियल का डिफरेंस है, तो उसकी बॉडी में भी एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। और जब भी दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है तो उस केस में हमेशा इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो करता है, तो इसमें आपको बिजली का झटका लगने का भी खतरा बना रहता है। तो इसलिए कहते हैं दोस्तों अगर कोई हाई टेंशन वायर जमीन पे गिरी हुई है उसके एरिया के 10-15 फीट के आसपास भी आप ना जाएं, क्योंकि उस 10-15 फीट के आसपास क्या होगा, एक वोल्टेज ग्रेडियंट बना होगा, यानी कि उस ग्राउंड के आसपास अलग अलग वोल्टेज लेवल होंगे और अगर आप उस ग्राउंड पे चलेंगे तो आपको एक बहुत तगड़ा बिजली का झटका लगेगा। तो ये होता है स्टेप पोटेंशियल। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन होगा पोटेंशियल बिटवीन 2 लेग ऑफ अ पर्सन व्हेन ही वॉक्ड ऑन अ इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड सरफेस। क्वेश्चन नंबर 52 है, व्हाट डज द गिवन सिंबल रिप्रेजेंट। दोस्तों ये वाला सिंबल होता है सिंक्रोनस मोटर का। दोस्तों आने वाले टाइम में हम इलेक्ट्रिकल मशीन सिंबल की भी एक वीडियो जरूर लेके आएंगे, वहां पे हम सारे सिंबल्स को डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 53 है, गैल्वेनोमीटर कैन बी टर्न इनटू एन एमीटर बाय। एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में किसके द्वारा बदला जा सकता है। अब दोस्तों गैल्वेनोमीटर क्या मेजर करता है, करंट मेजर करता है। एमीटर क्या मेजर करता है, एमीटर भी करंट ही मेजर करता है। अब आप सोचेंगे कि यार गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में क्यों बनाएं, दोनों ही तो करंट मेजर कर रहे हैं, पर इसमें एक फर्क है दोस्तों। गैल्वेनोमीटर करता है स्मॉल करंट मेजर, काफी स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट को ये मेजर कर सकता है, और एमीटर नॉर्मल करंट को मेजर करने के लिए काम आता है। तो अगर हमें गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाना है, यानी कि वो स्मॉल करंट मेजरिंग मशीन को हमें एक मीडियम करंट मेजरिंग मशीन बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन में इस तरीके से पूछा गया है। तो दोस्तों अगर हमें गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में दोस्तों एक स्मॉल शंट रजिस्टर को ऐड करना होगा। अगर हमें दोस्तों गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाना है तो हमें शंट रेजिस्टेंस की जगह सीरीज रेजिस्टेंस में गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करना पड़ेगा, तो इससे ये बन जाएगा आपका वोल्ट मीटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 54 है, कैपेसिटर एक्ट एज एन इनफाइनाइट रेजिस्टेंस फॉर। एक संधारित्र डैश के लिए एक अनंत प्रतिरोध के रूप में कार्य करता है। दोस्तों कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला होता है 1/2 FC और फ्रीक्वेंसी डीसी में 0 होती है, तो XC हो जाएगा 1/0 और XC फिर क्या हो जाएगा 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट। तो डीसी के लिए कैपेसिटर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, कैलकुलेट द करंट इन अ लो वोल्टेज साइड ऑफ 1 kVA 250 वोल्ट 125 V सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर। 1 किलोवाट एम्पेयर 250 वोल्ट एकल फेज ट्रांसफॉर्मर के कम वोल्टेज भाग में धारा की गणना कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। पावर क्या होती है दोस्तों, V × I। अब हमें लो वोल्टेज साइड को मेजर करना है, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना दिया हुआ है
250/125, तो 125 यहाँ पे लो वोल्टेज होगा, जिसका कम वोल्टेज होगा वही लो वोल्टेज साइड होगी। यहाँ पे पावर है 1 kVA, वोल्टेज कितना है 125, हमें करंट को निकालना है। तो kVA को हम कन्वर्ट करेंगे VA में, तो हो जाएगा 1000 इक्वल्स टू 125 इंटू आई। तो इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो आएगा आई इक्वल्स टू 8 एम्पेयर। सो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 56 है, इन EHV लाइन बंडल कंडक्टर आर रिक्वायर्ड फॉर रिड्यूसिंग। EHV लाइन में डैश को कम करने के लिए बंडल चालक की आवश्यकता होती है। दोस्तों बंडल कंडक्टर वो कंडक्टर होते हैं जिसमें एक से ज्यादा एल्यूमिनियम कंडक्टर का इस्तेमाल करा जाता है। और दोस्तों बंडल कंडक्टर की मदद से हम लाइन इंडक्टेंस को कम कर सकते हैं, लाइन कैपेसिटेंस को बढ़ा सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम कोरोना लॉस को भी कम कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों बंडल कंडक्टर की मदद से हम क्या कर रहे हैं, हम कंडक्टर के साइज को बढ़ा रहे हैं। तो कंडक्टर का साइज बढ़ेगा तो क्या होगा दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कंडक्टर की कम होगी, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होगी तो आयोनाइजेशन कम होगा, और आयोनाइजेशन कम होगा तो कोरोना लॉस कम होगा। सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, कोरोना लॉस को कम कर रहे हैं। सो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 57 है, इन दी 2 वाट मीटर मेथड ऑफ मेजरिंग 3 फेज पावर द वाट मीटर इंडिकेट इक्वल एंड अपोजिट रीडिंग व्हेन लोड पावर फैक्टर इज। 3 फेज शक्ति को मापने के 2 वाट मीटर विधि में वाट मीटर बाहर शक्ति गुणांक डैश बराबर होने पर और विपरीत रीडिंग इंगित करता है। दोस्तों वाट मीटर रीडिंग का फॉर्मूला होता है VL IL cos 30 + 5, और सेकंड वाट मीटर रीडिंग होती है दोस्तों VL IL cos 30 - 5। ये फॉर्मूले निकले कैसे वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं। अब इसमें पूछा गया है कि 2 वाट मीटर जो रीड कर रहे हैं वो इक्वल तो रीड कर रहे हैं, लेकिन इनकी रीडिंग अपोजिट है, यानी कि एक की रीडिंग पॉजिटिव है तो दूसरे की रीडिंग दोस्तों नेगेटिव होगी। ये यहाँ पे लिखा गया है। तो ऐसा ये किस कंडीशन में करते हैं दोस्तों, ऐसा ये तब करते हैं जब पावर फैक्टर की रीडिंग 90 डिग्री होती है। अब ये होता कैसे है इसको हम देख लेते हैं। cos 30, अब हम 90 ले रहे हैं, प्लस 90, और सेकंड इक्वेशन में हो जाएगा VL IL cos 30 - 90। दोस्तों W1 में क्या निकल के आएगा, VL IL cos 120, और सेकंड इक्वेशन में निकल के आएगा VL IL cos 60 डिग्री। तो W1 हो जाएगा दोस्तों cos 120 होता है 0.5 VL IL, और दोस्तों cos 60 होता है 0.5 VL IL। तो देखिए दोस्तों W1 की वैल्यू जो है वाटमीटर 1 की वैल्यू वो नेगेटिव है, वाटमीटर 2 की वैल्यू पॉजिटिव है। तो दोस्तों दोनों वाटमीटर की रीडिंग तो सेम है, लेकिन अपोजिट रीडिंग दोनों शो कर रहे हैं। वो किस पे शो कर रहे हैं, जब 5 होता है 90 डिग्री। सो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, द EMF इंड्यूस इन द आर्मेचर ऑफ शंट जनरेटर इज 50 वोल्ट, द आर्मेचर रेजिस्टेंस इज 0.2 ओम, इफ द आर्मेचर करंट इज 20 एम्पेयर, व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज। एक शंट जनरेटर के आर्मेचर में प्रेरित EMF 500 वोल्ट है, आर्मेचर प्रतिरोध 0.2 ओम है, यदि आर्मेचर की धारा 200 एम्पियर है तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा। क्वेश्चन बड़ा सा लग रहा होगा लेकिन बहुत सिंपल है दोस्तों। जो डीसी शंट जनरेटर में EMF जनरेट होता है वो होता है इक्वल टर्मिनल वोल्टेज के प्लस में आर्मेचर करंट और आर्मेचर रेजिस्टेंस के। यहाँ पे जनरेटेड EMF कितना दिया है, 500 वोल्ट दिया हुआ है, आर्मेचर रेजिस्टेंस आपको 0.2 ओम दिया हुआ है, आर्मेचर करंट आपको 200 एम्पियर दिया गया है। तो अब हमें निकालना है टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज निकालेंगे तो ये हो जाएगा EG - IA RA। अब इसको फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, 500 - 200 × 0.2। सॉल्व करेंगे तो आएगा दोस्तों 460 वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, 3 रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर में जोड़े हुए हैं, संयोजन के कुल प्रतिरोध क्या होगा। 3 रेजिस्टर को समांतर रूप से जोड़ा गया है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, 1 में R इक्वल टू 1/2 + 1/3 + 1/6 कॉमन 6, 3 + 2 + 1, तो ये हो जाएगा 6/6। तो ये 1/R इक्वल टू 1, तो R कितना हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा, तो 1 ओम टोटल रेजिस्टेंस होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, अ गुड हीटिंग एलिमेंट शुड हैव अ डैश स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड डैश टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ अ रेजिस्टेंस। एक अच्छे तापमान तत्व में डैश विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध का डैश तापमान गुणांक होना चाहिए। दोस्तों एक अच्छे हीटिंग एलिमेंट में सबसे पहले हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होना चाहिए। हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यहाँ पे दोस्तों रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम है। इसका मतलब ये हुआ कि इस हीटिंग एलिमेंट का रेजिस्टेंस अच्छा होना चाहिए। जितना अच्छा रेजिस्टेंस होगा उतना ही वो करंट को अपोज कर पाएगा, उतनी ही अच्छी हीट जनरेट होगी। तो हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब ये हुआ। दूसरा इसका लो टेम्परेचर कोफिशिएंट होना चाहिए। लो टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब ये हुआ कि अगर टेम्परेचर बदल भी रहा है फिर भी मटेरियल के रेजिस्टेंस में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। मान लीजिए अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया और इसका रेजिस्टेंस कम हो गया, और जब रेजिस्टेंस कम होगा दोस्तों तो फिर जो हीट जनरेशन है वो भी कम हो जाएगा। इसी वजह से दोस्तों हीटिंग एलिमेंट में लो टेम्परेचर कोफिशिएंट होना चाहिए। इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होना चाहिए, इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी अच्छी होनी चाहिए,
और ये इकोनॉमिकल भी होना चाहिए। तो ये कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो हमने कवर अप कर लिए हैं। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अ गुड हीटिंग एलिमेंट शुड हैव हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड लो टेम्परेचर कोफिशिएंट। हाई और लो इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।